देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ का मतलब है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का निकालना। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जब भी हम बात करेंगे या स्ट्रेंथ ऑफ बेस बात करेंगे तो एसिड के केस में हम H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को नापेंगे और बेस के केस में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन को नापेंगे। पीछे हमने ये देखा कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा के। और अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अंडर रूट वी के। ये यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वहां पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगी और उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी तीन फैक्टर्स आपको दिए जा सकते हैं। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, इसी को हम बोलते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और अगर एसिड टूटेगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ेगी और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ेगा, सेम स्ट्रेंथ ऑफ बेस के साथ है। OH नेगेटिव बढ़ेगा तो यहाँ पे, या उल्टा समझिए, डाइल्यूशन होगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, तो बेस के केस में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ेगी और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बेस आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले आपने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल लिए किसके? एसिडिक एसिड के, और ये टूटे एस्टेट आयन और H पॉजिटिव आयन में, अभी टाइम जीरो है तो कोई आयनाइजेशन नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पे टी सेकेंड्स बीत जाएंगे, कोई भी टाइम इंटरवल यहाँ हो सकता है, तो उसमें से 25 मॉलिक्यूल टूट सकते हैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैक्सिमम 30। तो यहाँ 25 यहाँ पे मैंने माना है, तो बचे कितने? 75। और ये बन गए 25 एस्टेट आयन और 25 H पॉजिटिव आयन। अब अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूशन में करता जाऊं तो क्या बढ़ेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये है कि अभी 25 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं 100 में से, आप पानी और डालोगे, ये कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। आप पानी डालते जा रहे हो, डाइल्यूशन से अल्फा बढ़ता जा रहा है, अल्फा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब जितने मॉलिक्यूल्स है ना, 100 के 100 सारे टूट जाएंगे और ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? जीरो। उस पर्टिकुलर डाइल्यूशन का नाम है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो a state of dilution at which all the undissociated molecules get converted into ion। आप कह सकते हैं कि क्या कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकता है? कब करेगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? 100% आयनाइजेशन। और 100% आयनाइजेशन की एक ही कंडीशन है, क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको वी इनफाइनाइट भी कहते हैं, वी जीरो भी कहते हैं। जीरो क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो हो गई किसकी? मॉलिक्यूल्स की। और ये कब हुई है? जब हमने इनफाइनाइट लेवल पे डाइल्यूशन किया, माना कि ये अचीवमेंट एक आइडियल स्टेट है। बट पन्नों पे जहां पे भी आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड आए उसका मतलब क्लियर होना चाहिए। ये 12th में भी आप पढ़ोगे कॉलरॉश लॉ के अंदर, आयनिक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अल्फा बढ़ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी, और यही हमने लॉ ऊपर लगा रखा है। इसके बाद आता है कि क्या सारे एसिड टेंड टू बी इक्वली स्ट्रॉन्ग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? अगेन आप यहाँ पे कह सकते हो कि HCl यहाँ पे टूटा तो जीरो कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये तो जल्दी अचीव कर जाएगा, बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ये थोड़ा देर से करेगा, ये भी कर सकता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% यहाँ आयनाइज हो सकता है। तो दोनों जो भी, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक पर्टिकुलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% आयनाइज होते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं ऑल एसिड, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, टेंड टू बी इक्वली स्ट्रॉन्ग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? क्योंकि सबके अंदर अगर बराबर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन लोगे तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? सबकी सेम आ जाएगी। और इसको हम एक समय पे लेवलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। Now, what is the relationship between Ka of weak acid and degree of dissociation? सेम कंसंट्रेशन, मान लीजिए दो एसिड मैंने लिए, एक मैंने फर्स्ट एसिड लिया, एक सेकेंड, और दोनों के मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे निकालने के फॉर्मूला होता है अंडर रूट Ka/C। अब एसिड अलग अलग हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो अलग होंगे ही होंगे, बट मैंने सेम कंसंट्रेशन लिया तो यहाँ पे मोलैरिटी सेम है, तो C से C कैंसिल, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर आपको दो एसिड्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो चाहिए तो आप उनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं उनके रेशियो को ले सकते हैं। ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूरे पीरियोडिक टेबल का परक्लोरिक एसिड है, क्योंकि वहां पे उसका हाईएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। और वीकेस्ट एसिड पूरे पीरियोडिक टेबल का HCN है, क्योंकि उसकी K की वैल्यू सबसे कम हो।
हम के की वैल्यू से डिसाइड करते हैं। पूरी लिस्ट अगर आप एसिड की देखोगे, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है, मान लीजिए आपने भी कोई एसिड बना दिया तो वो भी ज्यादा स्ट्रांग है या कम स्ट्रांग है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, आपको उसका डिस्टिलेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब ये डिसाइड होगा कि लिस्ट में उसे कहाँ प्लेस करना है। ठीक ऐसे ही बेस के साथ भी फॉर्मूला यही होता है, के बी अपॉन सी हो जाता है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बेसिस के भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आप रेशियो ले सकते हैं अगर उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स आपको पता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहाँ पे CSOH होती है पूरे पीरियोडिक टेबल की। लेवलिंग इफेक्ट पे आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर इज सेम बिकॉज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोडियम। सपोज करो आप ये पहचानना चाहते हो लैब में कि आपको 3-4 एसिड दिए हैं या इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कैसे पहचाने। हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को पानी में नापते हैं। पानी क्या है, पोलर सॉल्वेंट, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो जुड़ता है वो कहाँ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जब ये यहाँ जुड़ेगा तो H और ऑक्सीजन या ब्रोमीन या आयोडीन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर। और पोलर बॉन्ड सबसे पहले कौन तोड़ देगा, वाटर। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा। तो वाटर मदद कर रहा है ना आयनाइजेशन में। तो हम कैसे चेक करें कि कौन सा एसिड अपनी कैपेबिलिटी पे टूटता है, तो आपको क्या करना है, पानी को रिप्लेस करना है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट से जिसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। 100% प्योर एसिडिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस एक ग्लेशियर की तरह होती है, इसीलिए नाम ये पड़ा। और अगर आप इसमें इन एसिड्स को डालोगे तो सबसे ज्यादा अपनी कैपेबिलिटी पे आयनाइज होता है परक्लोरिक एसिड, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ही सबसे वीकेस्ट क्या है, HNO3। बाकी का प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे H3PO4 वीक एसिड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे कम आपका क्या आता है, HCN। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूरे पीरियोडिक टेबल का ये है और वीकेस्ट एसिड ये है। डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के बेसिस पे आप यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि हमने कैसे यहाँ पे लेवलिंग इफेक्ट वाटर में तो अचीव कर लिया, लेकिन हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रियल ऑर्डर यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कौन सबसे स्ट्रांग होगा और कौन सबसे वीक होने वाला है। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट। एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट का शॉर्ट फॉर्म आप किताबों में पढ़ोगे वो होगा एम्फोलाइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक वर्ड एम्फी वर्ड से आया है जिसका मतलब है ड्वेल बिहेवियर, और ड्वेल बिहेवियर में यहाँ से पता चलता है ये एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये बेसिक नेचर के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर पानी का निकाला जाए तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दीजिए। प्रोडक्ट में H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, वाटर। अब पानी की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट होती है क्योंकि पानी 100% तो डिसोसिएट नहीं करता, बहुत कम डिसोसिएट करता है। और आप अभी सीख भी जाओगे कि कितना पानी डिसोसिएट करता है रूम टेम्परेचर पे। तो वाटर यहाँ पे इस आपने के से मल्टीप्लाई किया तो इस पानी की कंसंट्रेशन और के का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों बोलते हैं, इसका सिंबल तो KW है, लेकिन आप देखो ना आयंस किसके हैं, पानी के। तो आप क्या बोल रहे हो, आयनिक प्रोडक्ट किसके, वाटर के। तो आयंस के प्रोडक्ट को H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। इसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन भी यही होगी, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होती है कि पीएच के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और पीएच की वैल्यूज किस रेंज में वेरी करती हैं वो समझो। वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर को ध्यान रखना, 298 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर पे इतनी होती है, इसको आपको रटना पड़ेगा क्योंकि इसको हम लैब में कैलकुलेट कर चुके हैं और लैब में ये वैल्यू निकल के आई है। तो वैल्यू ऑफ KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, मे बी -13 हो जाए, 12 हो जाए, 11 हो जाए, 10 हो जाए। प्योर वाटर के अंदर पानी को जब आप डिसोसिएट करते हो एक मॉलिक्यूल को तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगी। जितने मॉलिक्यूल टूटेंगे उतने H पॉजिटिव और उतने ही OH नेगेटिव। लेकिन प्रोडक्ट किसके बराबर है, 10⁻⁻14।
जब ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो यहाँ पे आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। आप ऐसे मान के चलो कि अगर मैं इसको भी H पॉजिटिव मान लूं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो H पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 10⁻⁻14। तो इसका मतलब जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन है, और इसकी कंसंट्रेशन रूम टेम्परेचर पे कितनी है, बहुत कम है ना, 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में कौन सी यूनिट कंसंट्रेशन की आती है, ये आती है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी यहाँ पे आप बता रहे हो 10⁻⁷ होती है। आपको पता है अगर ये कंसंट्रेशन बराबर है तो पानी क्या है, न्यूट्रल। अगर H पॉजिटिव बड़ा हो गया OH नेगेटिव से, ये बढ़ गई कंसंट्रेशन तो हो जाएगा एसिडिक, और H पॉजिटिव अगर कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाने वाला है, बेसिक। टेम्परेचर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये टेबल आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको समझिए। जैसे आपने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, तो आपकी पीएच स्केल की रेंज क्या होगी, 0 से लेके 14 के बीच में। और न्यूट्रल पीएच क्या होगा, आप कहते हो न्यूट्रल पीएच क्या होता है 7, क्यों, क्योंकि ये इसका आधा जो होता है वो आपका न्यूट्रल पीएच होता है। अब सपोज करो आप क्या हमेशा, पानी को मैं बॉईल कर रहा हूँ, पानी को मैं बॉईल करके 100 डिग्री पे ले गया, 100 डिग्री पे Kw डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, आपने पढ़ा। टेम्परेचर के साथ ये वैल्यू आपकी बढ़ के कितनी हो गई 10⁻12। तो क्या न्यूट्रल पीएच 7 होगा बॉइलिंग वाटर का, नहीं, न्यूट्रल पीएच 6 हो जाएगा। आपको क्या करना है, Kw की वैल्यू की जो अपर लिमिट है उसको 2 से डिवाइड करके लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं पानी को फ्रीज कर देता हूँ, आइस में मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्या उसका न्यूट्रल पीएच 7 होगा, नहीं, उसका न्यूट्रल पीएच क्या होगा। सपोज करो Kw की वैल्यू ये है, देखिए ये ओरिजिनल नहीं है, समझने के लिए ओरिजिनल सिर्फ ये वाली है जो टिक है, तो 10⁻15 है, इससे तो कम ही हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी 0 to 15, और न्यूट्रल पीएच क्या हो जाएगा 7.5। तो कभी भी पानी का पीएच आपसे पूछा न्यूट्रल पीएच क्या होता है 7, टेम्परेचर जरूर बोलिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पानी का पीएच नहीं होता 7, और आइस का भी नहीं। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलो ले लेते हैं 10⁻13, तो कितना होगा 6.5। अब आते हैं बॉडी टेम्परेचर पे, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ये क्वेश्चन ये आया जी, Kw की वैल्यू कितनी है या आपका न्यूट्रल पीएच कितना है बॉडी का 6.8, तो बताइए Kw कितना होगा, इसका डबल कर दीजिए और नेगेटिव पावर पे। तो क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि न्यूट्रल पीएच क्या होगा अगर Kw की वैल्यू ये है, तो आपको क्या करना है समझ में आ गया। लेकिन उल्टा भी आ सकता है कि यहाँ पे न्यूट्रल पीएच इतना है, तो बताइए Kw कितना। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में इस डेटा को याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आगे हम इसी चीज को समझेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर, अब समझिए कि 25 डिग्री जो इस समय का टेम्परेचर अगर हम मान लें रूम टेम्परेचर है, तो उसमें पानी आयनाइज कितना होता है, इसी टेम्परेचर में हम पानी को पीते हैं, कितने H पॉजिटिव और कितने OH नेगेटिव आयन अंदर जा रहे हैं उसको चेक कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये डेरिवेशन आता है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। प्योर वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर है, हमें पता है इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है 10⁻14। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैंने इसके प्रोडक्ट को H पॉजिटिव स्क्वायर मान लिया, तो 10⁻14, तो H पॉजिटिव कितना आ गया 10⁻7। पीछे आपने पढ़ा था कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी होती है, अगर आप पीछे स्लाइड्स पे जाएं तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपने कितनी निकाली थी, C अल्फा। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसके बराबर है, C अल्फा। इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इसको यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, C अल्फा 10⁻7 के बराबर, इसकी जगह लिख दिया। तो यहाँ पे अल्फा मैंने निकाला 10⁻7 डिवाइडेड बाय C, तो 10⁻7 डिवाइड बाय C, ये कंसंट्रेशन मैं किस में ले रहा हूँ, मोलैरिटी पर लीटर, कितने मोल्स पर लीटर है। तो एक लीटर में पानी के कितने मोल्स होते हैं, एक लीटर में पानी के 55.6 मोल होते हैं। कैसे निकाला, 1000 ml आपके पास क्या है पानी एक लीटर, उसको मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी आपने कर दिया, तो इनटू डेंसिटी कितना होगा 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय 18 कर दीजिए, इतना आ गया पर लीटर। तो ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल मोल्स टेकन। 25 डिग्री पे जरा चेक करिए, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, अगर आप इतने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं पानी के, तो आप आइडिया लगा लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना कम है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल एट रूम टेम्परेचर, जस्टिफाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल एट रूम टेम्परेचर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको डेरिवेशन ही लिख के समझाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं ओनली वन मॉलिक्यूल डिसोसिएट आउट ऑफ 55.6 इंटू 10⁻7 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर ये आएगा। ये वैल्यूज आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगी कि अल्फा कितना है, 10⁻8 इंटू 10⁻, ये 1.8 इंटू 10⁻9। और अगर परसेंटेज में लिख रहे हैं तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा परसेंटेज में ही आपसे पूछा जाता